मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार चुनी गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर आज एक बैठक हुई थी और इसके बाद इस नाम को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, वाम मोर्चा के घटक, राजद, सपा और अन्य सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने भाग लिया था। बता दें आपको कि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। शरद पवार ने जो है ऐलान कर दिया है इनके नाम का। राजस्थान की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार जो है विपक्ष की तरफ से जो है उनका नाम सामने रखा गया है और इसकी घोषणा खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की है। मार्गरेट अल्वा ने गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड से राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यह पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। राज्यपाल नियुक्त होने से पहले अल्वा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में एक वरिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने राज्यसभा में संसद के ऊपरी सदन 4 कार्यकालों में 1974, 1980, 1986 और 1992 में कार्य किया। 1992 में वो उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में 13वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। वो कांग्रेस पार्टी में भी कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। ऐसे में आपको बता दें 1960 के दशक में उनकी जो सास है वोलेट अल्वा राज्यसभा की स्पीकर रह चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत जब विपक्षी खेमे ने एनडीए की द्रौपदी मुर्मू के आगे उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की घोषणा की थी, जिसके कारण कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना और झामुमो सहित कई गैर भाजपा दल मुर्मू की ओर बढ़ गए। इस बार जो है समान विचारधारा वाले दलों ने इंतजार किया था कि एनडीए ने वीपी उम्मीदवार की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। रविवार शाम जो है यानी आज शाम इसकी घोषणा की गई। राजस्थान के एक जाट नेता धनखड़ राजस्थान और हरियाणा में चुनावी गणना को प्रभावित कर सकते हैं, जहां क्रमश 2023 से 2024 में चुनाव होने हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है और ऐसे में 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसमें नामांकन की आखिरी तिथि 19 जुलाई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं। किसान परिवार में जन्मे धनखड़ की उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। राजस्थान के अलावा जाट समुदाय की संख्या पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में काफी अधिक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में धनखड़ की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। राज्यपाल रहते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके काफी टकराव हुए। धनखड़ बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों से सीधा मुलाकात करते थे। यही कारण है कि उन्हें बंगाल के लोग भी काफी पसंद करते हैं। इसका फायदा भाजपा को आने वाले चुनावों में मिल सकता है। संसद के दोनों सदनों में सदस्य वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। मनोनीत सांसद भी डाल सकते हैं वोट। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सदस्य भी वोट कर सकते हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अभी उनमें से 3 खाली है। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इन 3 सीटों को भरा जा सकता है। अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूरी है, मतलब पूरे 543 पूरे 543 सांसद है। वहीं राज्यसभा में कुल 245 सांसद हो गए हैं। इनमें से 12 नामित सांसद रहते हैं। मौजूदा समय में 8 सीटें इसमें भी खाली है। इनमें से 4 जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के कारण, जबकि एक सीट त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री बने मणिका साहा ने छोड़ दी। 3 अन्य नामित सदस्यों की सीट भी खाली है। सरकार उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले नामित सदस्यों के लिए खाली सीटों भर सकती है। इस लिहाजा से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा वोटर्स के आंकड़े सामने आते हैं। पहला ये कि मौजूदा स्थिति में चुनाव में 237 राज्यसभा सांसद वोट करेंगे। दूसरा ये कि 240 सदस्य वोट कर सकते हैं। 240
सदस्य तब वोट करेंगे जब नामित सदस्यों के 3 खाली पदों को भर दिया जाएगा। अब ओवरऑल वोटर्स के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर राज्यसभा के 240 सदस्य वोट डालते हैं तो ओवरऑल वोटर्स की संख्या 783 हो जाएगी, लेकिन अगर राज्यसभा में 237 वोटर्स होंगे तो यह आंकड़ा घटकर 780 हो जाएगा। बता दें आपको कि अभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से वोटर्स की 2 संख्या निकल कर सामने आ रही है। पहली परिस्थिति में कुल 783 वोट पड़ सकते हैं। ऐसे में जीत के लिए उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के साथ 393 वोट चाहिए होंगे। दूसरी परिस्थिति में अगर 780 वोट पड़ते हैं तो उम्मीदवार को जीत के लिए प्रथम वरीयता के 391 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में आइए हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि भाजपा इस मामले में कितनी मजबूत है, किस तरीके से भाजपा का पलड़ा उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी पड़ सकता है। बता दें कि भाजपा के पास जो आंकड़े हैं वो खुद में ही पर्याप्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको कि मौजूदा समय में लोकसभा में भाजपा के 303 सदस्य है, जबकि राज्यसभा में 91 है। राज्यसभा में 91 के अलावा 5 नामित सदस्य भी भाजपा को वोट दे सकते हैं। इस तरह से भाजपा के पास मौजूदा समय में 394 वोट आसानी से हो जाते हैं। इनमें 5 नामित सदस्यों के वोट जोड़ दे तो इस अंक 399 तकरीबन 400 के पास पहुंच जाती है। मतलब साफ है कि भाजपा अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार धनखड़ को खुद के बल पर आसानी से जीत दिला सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर सहयोगी दलों को भी इसमें शामिल कर ले तो भाजपा और मजबूत हो जाएगी। अभी लोकसभा में 31, राज्यसभा में 16 सांसदों का समर्थन भाजपा को मिला हुआ है। इसमें जेडीयू, आरपीआई, लोक जन शक्ति पार्टी, अपना दल, एआईडीएमके, एनपीपी जैसी पार्टियां शामिल है। इसके वोट जोड़कर भाजपा के पास 440 यानी 446 वोट हो जाते हैं। जदयू, अपना दल, जनशक्ति पार्टी ने पहले ही धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष कई दलों का भी समर्थन मिल सकता है। बता दें आपको बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बसपा, शिरोमणि अकाली दल जैसे कुछ और दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया है। अगर ये दल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी जीत तो होगी भाजपा की, वो भी प्रचंड आंकड़ों के साथ। बीजेडी के पास अभी लोकसभा के राज्यसभा में कुल 21, वाईएसआर कांग्रेस के पास है 31, बसपा के पास 11, शिरोमणि अकाली दल के 2 सदस्य है। इन सभी के मतों को अगर जोड़ ले तो भाजपा का आंकड़ा 500 के पार हो जाएगा। यानी अगर 500 के पार हो जाएगा, समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत जो है मानी जाएगी। चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को 511 वोट मिल सकते हैं। मतलब जीत के लिए निर्धारित सिर्फ और सिर्फ 393 चाहिए, और इतना आंकड़ा जो है आराम से खुद बीजेपी के पास है। 391 मतों से कहीं ज्यादा वोट धनखड़ को मिल जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसके बाद विपक्ष का क्या होगा, क्योंकि विपक्ष में उम्मीदवार उतारी है राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो अगर सारी वोट मिल जाती है एनडीए के कैंडिडेट को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में, विपक्ष का क्या होने वाला है। तो ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने के लिए सबसे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहल की थी। इसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम तय हुआ। हालांकि इसके बाद से उन्होंने दूरी बना ली। अब धनखड़ के नाम के ऐलान के बाद विपक्ष भी हरकत में आ गया है। आज विपक्ष की एक अहम बैठक होनी थी। इसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय हो गया। विपक्ष ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उत्तर भारत के मुख्य विपक्षी दलों से पहले ही एकजुट है। दक्षिण भारत के विपक्षी दल जरूर भाजपा के साथ आ सकते हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस किसी दक्षिण भारतीय चेहरे को उम्मीदवार बनाने की जो है फिराक में थी, और ऐसे में आपको बता दें कि उन्हें दक्षिण भारत के सभी विपक्षी दलों का साथ मिलने की बात कही जा रही थी। इसी बीच अब विपक्ष की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो कैंडिडेट है उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। खुद इस नाम की घोषणा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की है, और इस नाम की जो घोषणा की गई है कोई और नहीं, इन्होंने कई बार कई जगहों पर जो है राज्यपाल के तौर पर काम किया हुआ है और इनके ही नाम को सामने रखा गया है। अब आपको बता दें कि ये नाम है मार्गरेट अलवा का। अब ऐसे में मार्गरेट अलवा जो है राजस्थान में, उत्तराखंड में राज्यपाल के तौर पर काम कर चुकी हैं, गुजरात में भी राज्यपाल के तौर पर काम कर चुकी हैं, काफी लंबा समय रहा। और ऐसे में अब अलवा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ व्यक्ति भी रह चुकी हैं। अब राज्यसभा में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी हैं, गोवा, गुजरात, राजस्थान में भी राज्यपाल का काम कर चुकी है। विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें, आंकड़े बीजेपी के पास एनडीए उम्मीदवार की जीत के लिए पर्याप्त जो आंकड़े चाहिए वो इस वक्त एनडीए के पास मौजूद है। अब ऐसे में विपक्ष के उम्मीदवार उतारा तो गया है, लेकिन आपको जैसे कि हमने आपको आंकड़ा
बताया कि अगर समर्थन फिर से मिलता है उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए को, तो 500 से ज्यादा वोटें मिल सकती है, 500 का आंकड़ा पार हो सकता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।